बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसाल। अमेरिका और ईरान के मामलात में कहीं पर भी कोई भी कमी दिखाई नज़र नहीं आ रही है। अगर आप इस वक्त की सूरत हाल देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से बाकायदा ये हिदायत जारी कर दी गई हैं पेंटागन को कि ईरान को पूरी शिद्दत से निशाना बनाया जाए। और ये कब हुआ कि जब जॉर्डन में 2 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत की खबर आती है। फिर उसके बाद एक जो बड़ी खबर है वो ये है कि ईरान की फ़ौज ने एक ऑपरेशन लाइटनिंग के नाम से शुरू किया है। और वो कहते हैं कि जी 16वें मरहले में कुवैत में वाक़ हमने 2 अमरीकी फ़ौजी अड्डों को ड्रोन्स के ज़रिए निशाना बनाया है। तो ये इस तरीके से इतना प्रिसाइज अटैक होना, इस पे भी बहुत से सवालात उठ रहे हैं। अगर आप रशियन मीडिया को देखें तो इस वक्त वो भी ये बता रहे हैं कि जो हसास अहदाफ हैं उनको इतना प्रिसीजन के साथ टारगेट करने पे इस वक्त पेंटागन में बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है। फिर एक और हवाला मैं देती चलूँ यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स का, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमरीकी हुकाम बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस बात से कि मुसलसल जो हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से, वो ये दावा कर रहे हैं उनके हुकाम कि उनको लग ये रहा है या ख़दशे का इजहार कर रहे हैं कि ईरानी फ़ौज के पास अभी भी बहुत वाफिर मकदार में कहना चाहिए कि जो मिसाइल्स हैं वो मौजूद हैं, एक वाफिर ज़ख़ीरा उनका है। सो एक तरफ ड्रोन्स हैं, एक तरफ वो मिज़ाइल जो हैं वो बरसा रहे हैं। और इसी के बाद हम देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से मुसलसल आपको 8वें रोज़ भी ईरान पे बहुत ज़्यादा बमबारी उसी तरीके से नज़र आई। एक और बड़ी ख़बर अगेन वो भी अमेरिका के लिए काफ़ी तशवीश का बायस बनी, वो ये है कि ये दावा ईरान की तरफ से सामने आया कि जो IRGC की एरोस्पेस फोर्स है उसने अपने मुल्क के अंदर जो उनकी अपनी एयर स्पेस है उसकी वायलेशन करने पे एक अमरीकी MQ-9 रीपर ड्रोन को बहुत ही जदीद फ़ज़ाई डिफेंस सिस्टम से मार गिराया है। अब ये जब खबर आई तो इस पर भी आपको बहुत से तबसरे इसी ज़िमन में मिले कि ईरान के पास इसका मतलब है कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की भी टेक्नोलॉजी मौजूद है, डिफेंस सिस्टम मौजूद है। उसकी कोई तकनीकी तफसीलात तो जारी नहीं हुई, लेकिन अगेन इतनी प्रिसीजन के साथ इन अहदाफ को निशाना बनाना यकीनी तौर पे बहुत से सवालात खड़े कर रहा है। अमेरिका के लिए भी कंसर्न जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और जो अमेरिका की तरफ से भी अगर आप देखें तो बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप जो कहते आए हैं कि जी हम पूरी तरीके से अमन को एक चांस देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि MOU पर अमल दरामद हो। लेकिन जब से कल हमने ईरानी जो नायब वज़ीर ख़ारजा हैं बाकायदा तौर पे फॉर द फर्स्ट टाइम उनको ये कहते सुना कि जो MOU था अब उसकी कोई हैसियत नहीं और अब हम भी जो उसके अंदर दर्ज कमिटमेंट्स हैं उस पर अमल करने के पाबंद नहीं रहे हैं। सो उसके बाद कल हम देख रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप का एक बाकायदा एक इंटरव्यू हुआ और उसमें उनसे यही सवाल किया गया कि तेहरान ने तो कहा है कि अब इस MOU की या मुफाहमती याददाश्त की कोई हैसियत नहीं है या उन पर कोई पाबंदी अब उसकी नहीं है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का जवाब भी यही था कि अब मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है और हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट है और वो ये है कि किसी भी सूरत ईरान को हमने जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। क्या वाकई कोई इम्कानात हैं कि दोबारा बातचीत का सिलसिला शुरू हो सकता है? अब जिसको ये एक अबूरी मुफाहमती याददाश्त कहा जा रहा है जो MOU था, क्या इससे बात आगे बढ़ सकती है? क्या ये दोनों फरीकैन अभी भी मुज़ाकरात की टेबल पर आ सकते हैं? और ख़ास तौर से जब कुवैत के अंदर या इस मिडल ईस्ट के दीगर आपको गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर हमले होते हुए नज़र आ रहे हैं तो उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं? वो ममालिक जहाँ पे ऑब्वियसली US बेसिस मौजूद हैं और इसी की बुनियाद पे वो निशाना बन रहे हैं, लेकिन क्या उनकी तरफ से भी कोई इंतहाई कदम उठाया जा सकता है? इस पे ज़रा बात करते हैं अंदर। एंड टू टॉक मोर अबाउट दिस आई एम जॉइंड बाय एन एक्सपर्ट ऑन फॉरेन रिलेशंस डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त जो ख़ास तौर से मिडल ईस्ट के अंदर ये कुवैत वाला एक इंसिडेंट हो गया या जॉर्डन वाला एक इंसिडेंट हो गया, तो आप अभी भी इसको एक लिमिटेड मिलिट्री ऑपरेशन के तौर पे देख रहे हैं या अभी आपको बाकायदा एक जंग नज़र आ रही है और आने वाले दिनों में ये बढ़ेगी? पहले तो सादिया बहुत शुक्रिया आपको, आपकी टीम को, देखने वालों को सलाम। देखिए ये लिमिटेड तो नहीं रहा, बिकॉज अगर ईरान ने 2 वेसल्स पे हमला किया था तो उसके नतीजे में अमेरिकन का 70-71 जगहों को निशाना बनाना, दूसरे दिन 85 जगहों को निशाना बनाना, तीसरे दिन 95
जगहों को निशाना बनाना और फिर उसके रिटेलिएशन में ईरान का ग्रीस से लेकर जॉर्डन तक अमेरिकन बेसिस को निशाना बनाना, तो मेरा ख्याल है ये तो फुल फ्लेज वॉर है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये लिमिटेड ऑपरेशन है। अलबत्ता ये रीजनल वॉर का एक रूप धारती चली जा रही है, और अगर ये क्राइसिस मैनेज नहीं होता तो फिर ये एक्स्ट्रा रीजनल वॉर में तब्दील हो जाएगी। बिकॉज आज की जो खबर है वो खबर ये है कि इंडियंस कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को अंदरूनी मामलात में इंगेज करें और मल्टीपल सिटीज़ के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करवाई जाएं। अच्छा। पाकिस्तान ने दो के बड़ा क्लियर जवाब तो दिया है कि हमारे एक भी शहरी को नुकसान अगर पहुंचा तो उसका हम फिर जो डिस्प्रोपोर्शनेट किस्म का एक जवाब देंगे, बड़ा हैवी किस्म का जवाब देंगे। ठीक। लेकिन ये वॉर जो है बुनियादी तौर पे एक्स्ट्रा रीजनल वॉर में कन्वर्ट हो रही है। बिकॉज यहाँ पे रशियंस और चाइनीज़ की अगर इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है एज पर अमेरिकन पर्सपेक्टिव, तो फिर वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी हो जाएगी। बिकॉज स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ या बाबुल मंदब फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बंद होता है तो उनकी सप्लाईज भी मुतासर होती हैं। फिर जो रीजनल ममालिक हैं उनका इन्हिसार एक्सपोर्ट के हवाले से, इंपोर्ट के हवाले से इसी रास्ते से है, चाहे वो फूड इंपोर्ट करें, ऑयल एंड गैस अपना एक्सपोर्ट करें। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इसके नीचे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का डेटा केबल्स गुजरती हैं। तो ये वॉर जो है ये रीजनल वॉर एक्स्ट्रा रीजनल वॉर में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन इसमें दो बड़ी पॉजिटिव चीज़ें, एक ये कि जेडी वैंस साहब का ये कहना कि अमेरिका फर्स्ट डज नॉट मीन के एंडलेस वॉर की तरफ आप बढ़ें। ठीक है। अमेरिका फर्स्ट का मतलब है आप सफारतकारी के ज़रिए अमरीकी मफादात को सर फहरिस्त रखें। और दूसरी तरफ जो आज लेवरॉव जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं रशिया के, उनकी जो स्टेटमेंट है वो भी बड़ी पॉजिटिव है और वो चाहते हैं कि जीसीसी ममालिक और ईरान के दरमियान में जो गैप ऑफ कम्युनिकेशन है, जो गलत फहमियाँ हैं, जो कंसर्न्स हैं, उनको एड्रेस करना ज़रूरी है और रशिया उसमें एक्टिव रोल प्ले करेगा। और तीसरी जानिब पाकिस्तान की सफारतकारी, जिसको दफ्तर खारजा ने कन्फर्म किया, पहली खबर अमेरिका से निकली और फिर आपके फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब का चाइना जाना, गो के एआई फोरम के अंदर उन्होंने शिरकत की, बट एट द सेम टाइम चाइना को भी उन्होंने ऑन बोर्ड लिया होगा कि फर्दर इस पर क्या किया जा सकता है। रेट्रिक दोनों तरफ से बड़े तेज़ और तुंद किस्म के हैं, लेकिन ना अमेरिका के मफाद में है अगर वो अपनी पावर को रिटेन करना चाहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, न ईरान के मफाद में है अगर वो अपनी पावर को रिटेन करना चाहता है रीजन के अंदर, न जीसीसी ममालिक के मफाद में है कि वो अपनी हवा को लूज करें और उसके नतीजे में अगर ये हवा निकल गई इस इलाकाई ममालिक की तो फिर ग्रेटर इजराइल को बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। अच्छा, इस वक्त ऑब्वियसली पूरी दुनिया ने एक जंग शुरू होने के बाद से जो नुकसानात बर्दाश्त किए, जो इकोनॉमी ने और ऑब्वियसली ग्लोबल जो ऑयल सप्लाई है वो जिस अंदाज में मुतासिर हुई, अभी भी जैसे आपने कहा कि लिमिटेड मिलिट्री कैंपेन तो नज़र नहीं आ रही अभी तक के जो हालात हैं। फिर से ऑब्वियसली वो जो सप्लाई चेन है आपकी बहुत ज़्यादा वनरेबल है और अंडर थ्रेट है, तो क्या ऐसे में भी अगर कोई नतीजा जल्द ही नहीं निकलता तो फिर आपको लग रहा है कि इट इज़ गोइंग टू ट्रिगर अनदर ग्लोबल ऑयल एनर्जी क्राइसिस, जो भी इसको नाम आप दे लें? डेफिनेटली वो तो अभी नज़र आ रहा है। मिसाल के तौर पे अगर आपका ऑयल जो है वो $100 क्रॉस करता है, इसका मतलब $1.5 ट्रिलियन का ग्लोबल इकोनॉमी को फ़ौरन धचका लगेगा। अब तक तो $1 ट्रिलियन से ज़्यादा ग्लोबल इकोनॉमी को धचका लग चुका है। फिर यूरोपियन इकोनॉमी जो ऑलरेडी यूक्रेन वॉर की वजह से सफ़र कर रही है, 18% उनकी एनर्जी सप्लाईज यहाँ से आती हैं। चाइना, साउथ कोरिया, जापान, मोर देन 50% उनकी ऑयल सप्लाईज, एनर्जी सप्लाईज यहीं से आती हैं। तो ये फिर एग्जैक्टली ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में तब्दील होगा और न फ़कत ये कि एनर्जी के हवाले से होगा बल्कि इसके असरात बाकी कमोडिटीज़ पे भी आप देखेंगे और फिर जो फूड क्राइसिस है स्पेशली मिडल ईस्ट के अंदर और बाकी दुनिया में भी थोड़ा बहुत आपको नज़र आएगा। बिकॉज यूरिया जो है यहाँ से आना जाना उसका लगा रहता है। फिर जो जीसीसी ममालिक हैं उनकी 80% जो खुराक की मसनूआत हैं, बिकॉज वो खुद तो कुछ नहीं प्रोड्यूस करते, वो भी उनका भी आना जाना यहाँ से है। तो ये जंग जो है वो किसी के मफाद में हमें नजर नहीं एवरीबॉडी ऑब्वियसली हर कोई जो है वो फिर सारे के सारे उसमें लूजर्स ही होंगे। व्हाई हैज इट बिकम अ वॉर ऑफ ईगोज नाउ कि अब समझ में नहीं आ रहा कि कौन पहले जो है वो हथियार डाले और एक के बाद एक बयान दोनों तरफ से एक दूसरे को सुनाने के लिए मुकाबला जो है ना वो पूरा पूरा हो रहा है। इतनी ईगोज क्यों?
देखिए, इसमें बज़ाहिर अमेरिका एज अ पावर, एज अ ग्लोबल पावर, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आयद होती है। वो इस वजह से मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर ईरान ने वेसल्स पे हमला किया था तो मैक्सिमम आप उसी तरह का एक हमला ईरान के वेसल्स पे करते। ठीक है। पहले तो हमला आपके वेसल्स पे नहीं हुआ, जीसीसी ममालिक के वेसल्स पे हुआ है। ये मामला ईरान और जीसीसी ममालिक का था, आपका नहीं था। चलें, आपने हमला किया, डिस्प्रोपोर्शनेट हमला करने की जरूरत नहीं थी। दूसरा ये कि असल मुद्दा जंग का तो कुछ और था, वो तो था न्यूक्लियर ईरान को पावर नहीं बनने देना और साथ में रिजीम को चेंज करना। वो तो पूरा नहीं हुआ। ईरान तो न्यूक्लियर वेपन बनाना नहीं चाहता, 2 फतवे मौजूद हैं। अभी भी अब कल जो बात आ गई है, प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे वो यही कह रहे थे कि जी बस न्यूक्लियर हथियार नहीं हासिल करने देने, ये मकसद है जंग का। तो कहीं पे जी भी न्यूक्लियर हथियारों की तो डिस्कशन ही नहीं। जी एग्जैक्टली अब देखें ना, सारा मामला आ गया स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। बिकॉज इस वक्त अमेरिका में अपोजिशन प्रेसिडेंट ट्रंप को कह रही है कि जनाब आपने सरेंडर डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन किया, आपने एमओयू पे नहीं किए। तो वो अपना जोरे बाजू दिखाना चाहते हैं। और उस क्राइसिस में जब एक तरफ इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही और दूसरा इम्यूनेशन जो है, आपके पास फायर पावर तो है, मशीन तो रोबस्ट है, लेकिन उसके लिए इम्यूनेशन चाहिए और वो आपके पास है नहीं। मिसाल के तौर पर ईरान अगर 100 बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाता है महीने में, तो अमेरिकन के पास इंटरसेप्टर्स महीने में 25 प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है। तो आप अंदाजा लगाइए ना कि दूसरी जंग अजीम इसलिए अमेरिका ने जीती थी कि जापान के मुकाबले में अमेरिका 100 मरतबा ज्यादा ऑयल के अंदर खुद कफील भी था, प्रोडक्शन कैपेसिटी भी थी। अमेरिका अगर 30 से 35 फाइटर जेट्स बनाता था महीने में, तो जापान 0 बनाता था जंग के दौरान। तो इस वजह से अमेरिका ने वो वॉर जीती थी। अब इस वॉर में ईरान को न एनर्जी की जरूरत है, बिकॉज उसमें खुद कफील है, और इम्यूनेशन भी खुद बनाता है, उसमें भी खुद कफील है, और उसकी कैपेसिटी पहले से ही ज्यादा है। उन्होंने खुद कई बार क्लेम किया है कि हम जितने खर्च कर रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स, उससे डबल हमारी प्रोडक्शन है। अमेरिका का यूक्रेन वॉर, ईरान वॉर, फिर गजा में इजराइल को सपोर्ट करना, उन्होंने अपना स्टॉक कर दिया है खाली। तो इस सारी सूरत हाल में मेरे नजदीक में हम ये चाहते हैं कि अमेरिका को ये समझना चाहिए कि उन्हें टैक्टिकल रिट्रीट की जरूरत है, पीछे हटें, अपनी एनर्जी को सेव करें, क्योंकि उनका जो किरदार है ग्लोबल पॉलिटिक्स में अहम है। और ये भी दुनिया के हक में नहीं है कि अमेरिकन पावर मुकम्मल डिसमेंटल हो जाए, बिकॉज उसके नतीजे में इम्बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट होगा। लेकिन अब मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूं। चाइना एआई का फोरम इस्टेब्लिश करता है और ग्लोबल लेवल का इंस्टीट्यूशन कायम करता है, और उसी वक्त अमेरिका चाइना पे इल्जाम लगाता है कि 220 मिलियन के जो वोटर की लिस्ट है उसे चाइना ने मैनिपुलेट किया। इस वक्त सीआईए के जो डायरेक्टर हैं वो कहते हैं कि हमारा असल दुश्मन जो है वो चाइना है, जबकि चाइनीज जो हैं वो इस वक्त ट्रेड और एआई के अंदर लीड लेते नजर आ रहे हैं। तो अप्रोचेस देखिए ना, अमेरिका को समझना होगा कि वी आर लिविंग इन अ मल्टी सिविलाइजेशनल वर्ल्ड, और ये नहीं हो सकता कि एक 250 साल जो कौम है वो 5000 6000 साल सिविलाइजेशन को डिक्टेट करे और अपना रेप्लिका बनाए। वो ये नहीं हो सकता। वो चाइना के मामले में भी गलती थी, ईरान के मामले में भी गलती थी। दूसरी तरफ ईरान को ये जो आप समझना बात कर रहे हैं, होगा। ऑब्वियसली 2021 में इन इलेक्शंस के हवाले से बाकायदा उनकी अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर चुकी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी चाइना की तरफ से कोई भी ऐसा किरदार हमें देखने को नहीं मिला कि जिसकी बुनियाद पे आप ये कह सकें कि उन्होंने वोटर्स लिस्टें चोरी की या वो इलेक्शन रिग किए इन फेवर ऑफ डेमोक्रेट्स, इन फेवर ऑफ जो बाइडेन। जी आपने बजा फरमाया, बल्कि उल्टा अभी अगर आप जर्मन चांसलर की ट्वीट को देखें, मर्स को, तो वो कहते हैं कि अमेरिकन मेडलिंग कर रहे हैं जर्मन इलेक्शंस के अंदर। और वो कहते हैं जब हम अमेरिकन पोल्स के अंदर मुदाखलत नहीं करते तो आप हमारे पोल्स के अंदर क्यों मुदाखलत कर रहे हैं। और फिर आपको याद होगा कि जर्मन चांसलर ने कल ही एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा पैक्स अमेरिकाना इज ओवर। और वो कहते हैं कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट रशिया से, इकोनॉमिक थ्रेट चाइना से मिल रहा है, लेकिन पैक्स अमेरिकाना इज ओवर। इसका मतलब वो एक नए पोल के तौर पे इमर्ज कर रहे हैं। जब आपके इत्तेहादी आपके साथ नहीं खड़े, कनाडा इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम से पीछे हट गया है, खित्ते में जो आपके इत्तेहादी ममालिक हैं इस जंग से उनको नुकसान पहुंच रहा है। यानी आप इससे अंदाजा लगाइए ना कि जितनी भी वीडियो कोयत से, उर्दून से, बहरीन से आ रही हैं, वो वहां के नेटिव लोग उसको रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं कि अमेरिकन अड्डों पे बमबारी हो रही है। इसका मतलब पब्लिक ओपिनियन कुछ और है,
वहां की हुकूमतों की पॉलिसी कुछ और है, तो आप जो आपकी फ्रेंडली हुकूमतें हैं उनको आप मुसीबत में डाल रहे हैं। एक तो आप उनकी इकोनॉमी पे गजन पहुंचा रहे हैं इस जंग के जरिए से, दूसरा आपकी जो बम्बार्टमेंट है या आपके अड्डों पे जो बम्बार्टमेंट हो रही है, उस सूरत में वहां की जो पब्लिक ओपिनियन है उसका क्या करेंगे। एक नया माइंडसेट जन्म ले रहा है। तो मेरा ख्याल है अमेरिका की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी इंटरेस्ट में है कि इस जंग से वो पीछे हटे। और जेफरी सैक्स तो कहता है आज ही हटें, एग्रीमेंट होता है नहीं होता, अपने जो दिसंबर 2025 की न्यू सिक्योरिटी पॉलिसी है जिसमें उन्होंने वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे फोकस करना है, उस पे जाना चाहिए। और जेडी वेंस साहब के कहने के मुताबिक कि अनएंडिंग वॉर से बेहतर है कि हम सफारतकारी करके अमेरिकन मफादात को सर फहरिस्त रखें, यही अमेरिका फर्स्ट है। अच्छा, ये जिन ममालिक की हम बात कर रहे हैं, कहीं पे कि जी 2 अमरीकी फ़ौजी हलाक हो गए, कहीं पर 2 यूएस बेसिस को ड्रोन्स के ज़रिए हमला उन पे किया गया। अब ये ममालिक जो गल्फ़ कंट्रीज़ जिनकी हम बात कर रहे हैं, ख़ास तौर से वो कंट्रीज़ जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है ईरान के हवाले से, बड़ा एक मौक़िफ़ ऐसा रखा है कि जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ इजराइल और अमेरिका को तनकीद का निशाना बनाया है। क्या आपको उनकी तरफ से भी कोई इंतहाई कदम नज़र आ सकता है? मेरा ख्याल है, मेरे अपने अंदाजे में देखें, इंतहाई कदम ये कि वो 2-4 मिसाइल मार दें, उनके जेट फाइटर्स, जिस तरह यूएई के लास्ट टाइम भी उन्होंने कुछ ना कुछ बम्बार्टमेंट की थी, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। उनके पास कैपेसिटी भी नहीं है और न वो ये करना चाहेंगे इस हद तक। बिकॉज मिसाल के तौर पे कुवैत और जो ईरान है उनका ज्वाइंट वेंचर है, ये जो ऑयल एंड गैस की जो प्रोडक्शन है उसके अंदर। इसी तरीके से यूएई को इतना दूर ईरान से नहीं है और यूएई के पास कोई इतनी स्ट्रांग फोर्स नहीं है। अगर ईरानी फोर्स अंदर दाखिल हो जाए तो वो फिर अपने आप को कैसे डिफेंड कर पाएंगे। जहां तक कुवैत का मामला है तो वो भी एक छोटा सा मुल्क है, इट इज लाइक अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इराक, जैसे यूएई कैन बी अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द ठीक है, तो ज्यादा कोई संगीन या इंतहाई इकदाम आपको नजर नहीं आ सकता। विल हैव टू टेक केयर, ब्रेक से वापस आएंगे डॉक्टर साहब, तो डिस्कशन हमारी आगे यहीं से बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
वेलकम बैक टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसाल। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि इस वक्त अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा कंसर्न्स का इजहार किया जा रहा है पेंटागन की तरफ से। आपको रशियन मीडिया में रिपोर्ट्स नज़र आती हैं, आपको ख़ुद अगर अमेरिका में आप देखें तो न्यूयॉर्क टाइम्स की अब एक स्टोरी है कि यूएस ऑफिशल्स बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं और इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि ईरान के पास अभी भी बहुत वाफिर ज़ख़ीरा जो है वो ड्रोन्स और मिसाइल्स का मौजूद है। जो अभी एक का नया फेज़ शुरू हुआ है ईरान के ऑपरेशन लाइटनिंग का, उसका भी अगर आप जिक्र करें तो उसमें भी आपको यही तमाम उनकी डिफेंस की स्ट्रैटेजी नज़र आती है। तो डॉक्टर साहब, मेरा सवाल यहाँ पे है, ये तो कंफर्म है, सबको पता है कि जी ईरान रिलाइज हेविली ऑन ड्रोन्स एंड मिसाइल्स। तो ये अगर आप उनकी स्ट्रैटेजी देखें तो हैज़ दिस बिकम तेहरान्स प्रेफर्ड स्ट्रैटेजी टू अवॉइड डायरेक्ट कन्वेंशनल कन्फ्रंटेशन? और इसको अगर वो मज़ीद कुछ अर्सा सस्टेन कर जाते हैं तो क्या अमेरिका सरेंडर करने पे मजबूर हो गया? क्या वो पीछे हटेगा जैसे पहले फेज़ में आपको MOU तक बात पहुंचती भी नज़र आई? देखें, ईरान को जो एडवांटेज है वो ये कि एक तो लोग उनके साथ हैं और अमेरिका में जो राय आमा है जंग में वो उसके बरखिलाफ है। दूसरा ये कि ये ईरान की अपनी सरजमीन का मामला है, जबकि अमेरिका 10,000 मील से दूर से आया हुआ है, लिहाजा लॉजिस्टिक सप्लाईज, एम्यूनेशन, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, फूड वगैरह है, वो बड़ा एक मुश्किल काम है उस सूरत में जब उनके 16 जो मिलिट्री जो अड्डे हैं वो अनलिवेबल हो चुके हैं। तीसरा ये कि जो बयानिया है उस बयानिए में हमेशा अमेरिका का अपर हैंड रहा है, लेकिन इस दफ़ा जो सोशल मीडिया है उसने ईरानी बयानियों को उठाया हुआ है। और चौथी जो मुझे बात नज़र आ रही है वो ये कि ईरान के पास अ पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस के तहत वो बाहर किसी पे मोहताज नहीं है। और पांचवा ये कि ईरान कैजुअलिटी सेंसिटिव कौम नहीं है, जबकि अमेरिका कैजुअलिटी सेंसिटिव कौम है। और फिर इसके साथ ये कि इस वक्त जो डगलस मैकग्रेगर ने कल ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि मिड जुलाई में सिर्फ 14 अमेरिकन मैरीन्स की हलाकत की खबर आ रही है और तकरीबन 370 जख्मी हैं, जिनकी अब एक कंफर्म रिपोर्ट आ रही है कर्नल डगलस के मुताबिक। और दूसरा ये कि जब ये बॉडी बैग्स वापस जाते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ईरान जो है 40-45 सालों से इकोनॉमिक सैंक्शंस का शिकार रहा है, तो लिहाजा उनके ऊपर अगर फर्दर ब्लॉकेड होता है तो वो पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस के मुताबिक उन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए में कि वो सरवाइव करें। जबकि अमेरिका की जो इकॉनमी है, जहां पे पिछले साल 900 से $1 ट्रिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, तकरीबन 126% उनकी जो इकॉनमी अंडर डेट नज़र आती है, और फिर मार्च के अंदर $61 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट मजीद नज़र आ रहा है। और अगर आप पेटेंट की बात करें तो तकरीबन 2 मिलियन पेटेंट एप्लीकेशन चाइनीज की तरफ से हैं और अमेरिका की उसके मुकाबले में 0.5 मिलियन है सिर्फ। तो ये बहुत ज्यादा एक फर्क नजर आ रहा है। और स्पेशली याद रखें, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस की हिस्ट्री में जाएं तो हमेशा एक मिडिल रेंज पार के पीछे अगर 2 ग्लोबल एक्टर्स आ जाएं, जो कि रशिया और चाइना इस वक्त ईरान के बैक पे नजर आ रहे हैं, उस सूरत में ये अमेरिका अपनी एनर्जी को, अपने पावर को एग्जॉस्ट करने के ये मुतरादिफ है। तो मेरा अपना ज़ाती मौक़िफ़ ये है कि ये वॉर अमेरिका के आइडियल इंटरेस्ट हों, सिक्योरिटी इंटरेस्ट हों, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हों, किसी भी लिहाज से उनके नज़दीक नज़र नहीं आता। और जो ईरान है, even for President Trump's own political reasons, I mean upcoming midterms के अंदर obviously हर तरीके से this is not going to help him out in any way. लेकिन जो सर्वेज आ रहे हैं उसमें जो जेनजीज हैं, जो कि 50% ऑफ अमेरिकन पॉपुलेशन है, वो तो इस जंग के खिलाफ हैं। और जो मागा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो मेजर सपोर्टर है, वो इस जंग के खिलाफ आपको नजर आ रही है। मैं यही कह रही हूँ कि वो सब मुखालिफ हैं इस जंग के। तो फिर अप्रूवल रेटिंग भी अगर आप देख लें तो इट हैज ड्रॉप टू लाइक 37% रिसेंटली, जो अभी एक सर्वे आया है। तो ये तो उनको कहीं पे भी इलेक्शन में मदद फराहम करते हुए चीज नहीं दिखाई दे रही। एग्जैक्टली। और दूसरी जानिब ना, ईरान को भी ये समझना होगा जो उनकी स्ट्रैटेजी है वो इस वक्त डिटेरेंस को कायम करने, यानी इतनी इंजरी इन्फ्लिक्ट करना चाहते हैं ताकि अगले के लिए जो वॉर है, ऑपरेशन है, वो इतना कॉस्टली हो जो वो उसको सस्टेन न कर पाए। ये उनकी स्ट्रैटेजी है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ईरान को जो अपने पड़ोसी ममालिक हैं उनके कंसर्न्स को एड्रेस करना होगा, अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीसेट करना होगा, और जीसीसी ममालिक को भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीसेट करना होगा वीजा वी ईरान। लास्ट पॉइंट में ये कहना चाहूंगा
कि देखें इंटरनेशनल सिस्टमिक लेवल के ऊपर तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं और उसका इम्पैक्ट रीजनल लेवल पे आपको नजर आ रहा है। तो ये लामोहाल है कि जो खित्ते के ममालिक हैं उनको भी अपनी डायरेक्शन को रीसेट करना पड़ेगा। ये आप इस वक्त ब्लॉक पॉलिटिक्स में या कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स में या यूनिपोलर वर्ल्ड में नहीं रह रहे। आपको दोबारा से अगर रीसेट नहीं किया, ईरान हो या जीसीसी ममालिक हो या अमेरिका हो या चाइना हो, ये उनको कामयाबी हासिल नहीं होगी। और पाकिस्तान जैसे जो ममालिक हैं जो कि सुलह करवाना चाहते हैं, वो कितनी देर तक एफर्ट डाल सकते हैं, ये उनको खुद पार्टीज को सोचना चाहिए। राइट, डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन वर्ल्ड व्यू। अभी इस सेगमेंट में हम बात करेंगे आज 19 जुलाई के हवाले से। 19 जुलाई 1947 का वो दिन है जिसको यौम इल्हाक़ पाकिस्तान के नाम से याद रखा जाता है, जब कश्मीरी अवाम का एक इज्तमाई फ़ैसला आया और वो पाकिस्तान के हक़ में था कि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ चाहते हैं। आज ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि बड़ा यादगार दिन है। आज ही के दिन ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में बाकायदा करारदाद इल्हाक़ पाकिस्तान मंजूर की थी और इस पूरी रियासत का जो मुस्तकबिल है या उनकी जो ख्वाहिश है वो ज़ाहिर कर दी थी और पूरी दुनिया को बता दिया था कि उनकी जो इज्तमाई बसीरत है वो क्या कह रही है। पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ ज़ाहिर है उनकी एक हमेशा से डिमांड भी है और अगर आप देखें तो पूरे तरीके से इखलाकी तौर पे भी, सफारती तौर पे भी पाकिस्तान का हमेशा यही मौक़िफ़ रहा है कि जो हमसे हो सकता है वो हम करने की कोशिश करेंगे। कश्मीरियों का जो हक़ ख़ुद इरादियत है, अगर आप यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशंस हैं उनको भी देख लें तो उसके मुताबिक भी उनको ये हक़ दिया गया है, लेकिन आज तक आपको उस पर कहीं पे भी कोई अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आता है। आज इसी हवाले से अगर आप देखें तो ये ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी और जहाँ जहाँ कश्मीरी बसते हैं वहाँ इस दिन को मनाने का या अपने एक फ़ैसले के दोबारा से तजदीद का दिन जो है इसको कहलाया जाता है। साथ ही जो कश्मीर के अंदर इस वक्त मज़ालिम हैं, जिस तरीके से भारत ने वहाँ पे कितने ही अरसे से एक नया वतीरा शुरू कर रखा है कि वहाँ के जो मुसलमान हैं डराया धमकाया जाए, उनको अपने जो इलाके हैं, अपना घर जो है वो छोड़ के जाने पे मजबूर किया जाए। कितनी ही शहादतें वहाँ पर हो चुकी हैं और बाहर से लोगों को ला के वहाँ पर बसाया जा रहा है। डोमिसाइल्स जो हैं वो लोगों के बाकायदा तौर पर तब्दील किए जा रहे हैं। ये बहुत से इशूज़ ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान वक्तन फ़वक्तन दुनिया के सामने तमाम फोरम्स पे रखता भी रहता है। एक तरफ ये सूरत हाल है जिस पे भारत अभी किसी की सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे मामलात हैं जहाँ पे भारत को हर तरफ से तज़हीक का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कहें कि शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उनको। इस वक्त एक नई चीज़ के सामने आई है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रहे थे तो उस वक्त वहाँ जो मुख्तलिफ़ शोज़ थे, उनका मीडिया था, उन्होंने काफ़ी मजाक उड़ाया जिस तरीके से वो वहाँ पहुँचे, जिस तरीके से उनको रिसीव किया गया। जो उनका असल दौरे का मकसद था उस पे कहीं किसी ने बात नहीं की। इसका मतलब है कि उसको अहमियत नहीं दी गई। और अभी दोबारा से जो ऑस्ट्रेलिया की ग्रीन्स पार्टी है वो अपने प्राइम मिनिस्टर से बहुत ज़्यादा सवालात कर रहे हैं और भारत के साथ ये जो यूरेनियम की बरामद का एक मुआहदा है उस पर दस्तखत हुए हैं, उसकी बहुत ज़्यादा मजम्मत कर रहे हैं। एक तरफ ये ख़बर है, साथ ही आपको जब ये सुनने को मिलता है जो रॉयटर्स की स्टोरी के मुताबिक कि कुल्लन के अंदर जो कि तमिलनाडु में एक न्यूक्लियर साइट है इंडिया में, वहाँ पे रॉयटर्स कहता है कि जी उनका जो डेटा है वो लीक हो चुका है और हैक हुआ है और डार्क वेब के ऊपर मौजूद है। तो भारत का जो जौहरी प्रोग्राम है वो भी सेफ़ नहीं है। इस पे भी बहुत से सवालात उठ रहे हैं। फिर यूएस के साथ अगर आप उनके हालात की बात करें तो पूरे यूएस के अंदर इस वक्त आपको जो भारतीय जराइम पेशा अनासर हैं वो बहुत बड़ी तादाद में नज़र आते हैं और अमरीकी जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी तरफ से ऑपरेशन हार्ड बॉल ऐसे ही अनासर के ख़िलाफ़ शुरू किया गया है। और उसमें अभी जो रीसेंट ख़बर ये आई थी कि एक गैंगस्टर है, भारतीय गैंगस्टर है जो कि FBI का वांटेड भी है, एक फ्यूजिटिव है, नितिश कौशल,
उसको अरेस्ट किया गया है और कनाडा से चंद मीटर्स दूरी के पे ये उसको अरेस्ट किया गया है। और बाकी जो वहाँ पे क्रिमिनल्स मौजूद हैं बहुत बड़ी तादाद के अंदर, उनके हवाले से भी यही ख़बरें हैं कि अगर ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहता है तो फिर अमरीकी कवानीन में भी मज़ीद सख्ती आ सकती है, इन क्रिमिनल्स को लेके लॉस तब्दील हो सकते हैं। इसी पे ज़रा बात करते हैं। अबाउट दिस आई एम जॉइंड बाय वेरी रेनाउंड सिक्योरिटी एंड डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, स्टार्ट अगर आज हम 19 जुलाई से ही कर लें, आज का दिन 1947 में यौम इलाक़ पाकिस्तान करारदाद बाकायदा तौर पे पेश होती है। पाकिस्तान ने हर फोरम पे इस मामले को हमेशा उठाया और आगे भी उठाता रहेगा। बहुत सारी कोशिशों के बावजूद ये मसला आज भी अनरिजॉल्व्ड है। आपको क्या आसार नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर से इस वक्त जो ग्लोबल स्टैंडिंग भारत की मुतासिर हुई है, जिस पे बहुत से लोग सवालात उठा रहे हैं, कहीं आपको लगता है कि उनका जो नैरेटिव था वो बहुत कमज़ोर पड़ा है कश्मीर के मामले पे? जी बहुत शुक्रिया। देखें, जिस तरीके से आपने बात की है और जिस तरीके से इंडिया एक्सपोज हुआ है और जिस तरीके से इंडिया क्रॉस नेशनल रिप्रेशन है और विद इन इंडिया आप देख लें माइनॉरिटीज़ के साथ जो हो रहा है, मुसलमानों के साथ, सिख क्रिश्चियन के साथ, नॉर्थ साउथ की डिवाइड है और बाकी दलित के साथ जो कुछ हो रहा है, ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स आ रही हैं। अमेरिकन का जो रिलीजियस फ्रीडम की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंसर्न का इजहार कर रही है, तो दुनिया मानती है। फिर ऊपर से आप देखें कि मोदी आप जब से मार के हक बुनियाद में महसूस हुआ, उसके बाद मोदी साहब तो और इंडिया आइसोलेशन में चले गए। स्पेशली जब हम अमेरिका की बात करते हैं या यूरोप की बात करते हैं तो वो एक तरफ के उनको एक सेटबैक वहाँ से मिला है। और फिर देखें कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, अगर आपको याद हो तो आज से चंद प्रॉब्लली 1 साल पहले उन्होंने 2-3 दफा उन्होंने कश्मीर की बात की थी। उन्होंने कहा था मैं समझता हूँ जो मेजर रूट ऑफ कॉज है बिटवीन द टू पाकिस्तान एंड इंडिया, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर का इशू है। सो पाकिस्तान का देखें, हम ये कह सकते हैं सर और धड़ का रिश्ता है जम्मू एंड कश्मीर के साथ, जो पाकिस्तान छोड़ नहीं सकता है। राइटली कायदे सर जगलर वैन है हमारी। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा था 3 जंगें हम लड़ चुके हैं, हम मजीद लड़ने को तैयार हैं कश्मीर के लिए। सो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम देखें एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट हम कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस उसको इम्प्लीमेंट होने चाहिए। 18 रेजोल्यूशन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ऑन जम्मू एंड कश्मीर, और जिसमें कमिटमेंट आप देखें, अगर हिस्टोरिकली आप देखें तो गांधी ने जो कमिटमेंट की है आज भी उनके आइडियोज मौजूद हैं, और नेहरू की जो कमिटमेंट्स हैं, और उन्होंने यही कहा कि कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर का फैसला वहाँ की अवाम करेगी। ये तो बाद में आके जो सिचुएशन उन्होंने डेवलप चेंज की है, और स्पेशली जब ये हिंदुत्व रिपब्लिक के लोग आए हैं, सेफ्रोनाइजेशन जब उन्होंने की, और स्पेशली आप देखें इसके बाद जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस उन्होंने क्रिएट किया, 370 को ख़त्म किया, 35A को ख़त्म किया, और इसके बाद से ऑलमोस्ट 4.5 मिलियन डोमेस्टाइल्स उन्होंने इशू किए हैं कि अब नॉन कश्मीरीज दे कैन कम और यहाँ पे प्रॉपर्टीज वो खरीद सकते हैं। सो बाय डिज़ाइन किया, और इवन इलेक्शंस में नई कॉन्स्टिट्यूंसीज क्रिएट की गई, और शेड्यूल कास्ट में उन्होंने हिंदुओं को डाला, जबकि बकरेवाल और जो दूसरे लोग थे वो उस कास्ट में शामिल, उस शेड्यूल कास्ट में शामिल थे। सो एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय डिज़ाइन, लेकिन कश्मीरियों के अज़म में हमने कमी नहीं देखी, और जिस तरह कुर्बानियां अभी भी दे रहे हैं डिस्पाइट द इफेक्ट, देखे ड्रैकोनियन लॉज हैं वहाँ पे जो इम्प्लीमेंट वहाँ पे है, और ह्यूमन राइट्स की अब्यूजेस हैं, और जिस तरीके से एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, और जिस तरह आर्सन के केसेस हैं, रेप एंड मोलेस्टेशन के हैं, गैंग रेप के केसेस हैं, तकरीबन 22,000 खवातीन जो हैं वो विडो हो चुकी हैं। और इसी तरीके से आप देखें कि टॉप लीडरशिप जो जम्मू एंड कश्मीर की है वो बिहाइंड द बार है, शब्बीर शाह है, और इसके अलावा यासीन मलिक है, मुसरत आलम भट्ट है, आसिया अंद्राबी को सजा हुई है, नायरा सूफी को सजा हुई है। और आप हमारे यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में लोग देखें जो बैठ के यहाँ पे बातें कर रहे हैं, जो रा के कहने पे बैठ के डिक्टेशन कहने पे कर रहे हैं, लेकिन जो वो कश्मीर के लोग वहाँ पे बैठे हैं जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो देखें कश्मीर का जो डिस्प्यूट है, ये एक फ्लैश पॉइंट है, एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, और पाकिस्तान इससे कभी पीछे नहीं हो सकता है। सो देयरफॉर मॉरल, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक सपोर्ट हमेशा इनके साथ रहेगी। और हमें यकीनन एक सोच है, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन की हैसियत असल में
वो कमज़ोर हो गई है, वो अपने सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन से इम्प्लीमेंट करने से दे हैव फेल्ड इन द पास्ट। सो बोर्ड ऑफ पीस का एक कंसेप्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इनिशिएट किया था, सो उसमें भी चांसेस थे सिंस पाकिस्तान इज फाउंडिंग मेंबर, और उसका सही। कंसेप्ट इट वाज नॉट ओनली गजा, इट वाज इंटायर डिस्प्यूट्स। तो हो सकता है किसी स्टेज पे उस पर भी बात चले, लेकिन दुनिया समझती है कि जो मेजर काज है और जो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, ऑब्वियसली अगेन भारत एक हमेशा जोम में मुब्तला रहा, बड़ा मुल्क और बड़ी डेमोक्रेसी और बड़ी मिलिट्री, वो सारे का सारा जोम, वो गुमान, वो गरूर अब आहिस्ता आहिस्ता टूट चुका है। अभी अगर आप ये देखें कि जी इंडिया के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम होने पे भी बहुत से कंसर्न्स आपको नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा उसकी सेफ्टी के कंसर्न्स के हवाले से दुनिया के सामने अपना मौक़िफ़ रखा है, वो कंसर्न्स लोगों तक पहुँचाए हैं। लेकिन अब जो हुआ है, जो रॉयटर्स की खबर सामने आई है, हाउ सिग्निफिकेंट इज़ दैट कि अगर वाकई वहाँ उनका डेटा सारी इंफॉर्मेशन जो हसास मालूमात हैं जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से हैं वो लीक हुई हैं, हैक हुई हैं, डार्क वेब के ऊपर मौजूद हैं। तो इस पे अभी मैं देख रही थी, थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि जी IAEA फौरी तौर पे एक्टिव हो गया जब ये खबर आई कि ईरान के किसी इलाके में हमला हुआ है और वहाँ पे कोई न्यूक्लियर साइट थी। तो वहाँ तो इनके स्टैंडर्ड्स और होते हैं, इस पे क्यों खामोशी है अगर वाकई उसकी सेफ्टी पे इतने सीरियस सवाल उठ रहे हैं? या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से अभी आपने बात की है कि आज ईरान में न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है साउथ में वो हिट हुआ है, जी। सो उसमें एक यकीनन कंसर्न है, दुनिया के कंसर्न है। तो सिमिलरली जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने कंसर्न, ग्रीन पार्टी ने कंसर्न का बिल्कुल। इजहार किया, उन्होंने ये सवाल उठाया भाई कि इंडिया का जो रिकॉर्ड है तो वो ठीक नहीं है। और उन्होंने कहा जिस तरीके से पास में केसेस हुए हैं कि करप्शन के केसेस हैं रिलेटेड टू न्यूक्लियर जो मवाद के सिलसिले में है, और पास में सेवरल ओकेजन है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 5 दफा ओपन मार्केट में लोग पकड़े गए हैं, दे वाज सेलिंग यूरेनियम। तो वो सूरत हाल है। अनफॉर्चुनेटली देखें कि डबल स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल कम्युनिटी के या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के, पाकिस्तान के बारे में जब कोई बात होती है तो FATF की बात होती है, जबकि यहाँ भी ये बात आई तो उसमें वो बैकफुट पे चले गए हैं और उसका कोई बात नहीं करे। लेकिन देखिए कि सीरियसनेस, ये जो तमिलनाडु में वाकया हुआ उससे आपको एक मैसेज ये मिलता है, अगर वो न्यूक्लियर पावर प्लांट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं तो वो कैसे ये मुमकिन है कि वो एक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो देयरफॉर दे आर इल इक्विप्ड हैं, वो सेफ्टी को इंश्योर नहीं कर सकते हैं। सो और जिसका एक रियली थ्रेट है, अगर आपको याद है ब्रह्मोस उनका मिसाइल फायर उन्होंने का एक्सीडेंटली फायर हुआ, वो आगे मियां चन्नू में गिरा था। सो उनके वो लेवल है सेफ्टी के, हम जब देखें तो सिस्टम को। सो मेरा ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी को सीरियसली लेना चाहिए कि इस तरह के वाकयात जो इंडिया में हो रहे हैं, और इस तमिलनाडु के पावर प्लांट में इस बार नॉट द फर्स्ट टाइम, पहले इसमें नॉर्थ कोरिया के हैकर्स ने भी यहाँ पे इन्वॉल्व हुए थे। आपके देखना 19,000 फाइलें वहां से ले गए हैं, और उसमें मतलब ऑलमोस्ट ये कैसा एक 14.5 न्यूक्लियर पावर है कि भाई उनके कहीं पे भी कुछ भी हैक हो जाए और सारी इंफॉर्मेशन चली जाए, और ये अपने आप को इतना बड़ा मुल्क कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल देखें ना कि अभी ये तो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज होते जा रहे हैं। जिस तरह के उन्होंने बढ़के मारी, जिस तरीके से शाइनिंग इंडिया की बात कर रहे थे, ये 3rd लार्जेस्ट इकानमी बनने जा रहे थे, लेकिन इंडिया के अंदर अभी आप फ्रैक्चर्स देखें तो दैट्स वाई क्या है, उनका सारा कंसंट्रेशन, डोमेस्टिक ऑडियंस का कंसंट्रेशन इस पाकिस्तान पर फोकस करते हैं, मुसलमानों पर फोकस करते हैं, ताकि जो डोमेस्टिक मसले मसाइल जो हो रहे हैं, जो इंडिया में आग लगी हुई है, उससे डाइवर्ट वो करें। तो मेरा ख्याल में जिस तरीके से आप इवन आप सिंपल सी मिसाल देख लें, सतलुज मूवी आई तो उसके साथ उन्होंने क्या किया है, क्योंकि उससे भी उनको खतरा हुआ है। दैट हैज ऑलरेडी रिवाइव्ड दिस खालिस्तान मूवमेंट, जो होना था वो हो चुका है, अब जो मर्जी करते रहे। सिखों में नई लहर दौड़ी है कि जिस तरीके से वहां पे उनके साथ मजालिम हो। अच्छा, एक आखिरी सवाल, एक और इशू आपके सामने रखना चाहूँगी। ऑब्वियसली जो ऑपरेशन हार्ड बॉल है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क्स हैं अमेरिका के अंदर, भारतीय, उनके खिलाफ ये ऑपरेशन चल रहा है। एक नीतीश कौशल को इन्होंने पकड़ा है। ये भारत के हवाले से जिस इमेज की हम बात कर रहे हैं, जो हमेशा से कहता आया है कि जनाब एक मुझे लार्जर ग्लोबल रोल चाहिए, तो वो इन तमाम एक्टिविटीज़ के बाद भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ख़ास तौर से जो डेवलपमेंट्स आपको अमेरिका में नज़र आ रही हैं।
यहाँ देखें कि जिस तरीके से ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स को ये यूज करती है रा, और जिस तरीके से लारस बिश्नोई को यूज किया गया, और वो अहमदाबाद की जेल में गुजरात में बैठा हुआ है, लेकिन उसने प्लान किया और प्लान करके हरदीप सिंह निजार को असैसिनेट करवाया। तो आप उस तरह देखें, लिंक वो एस्टेब्लिश करें। और इसी तरीके से गुरपतवंत सिंह पन्नू को जो प्लॉट था टू असैसिनेट हिम, उसमें जो निखिल गुप्ता पकड़ा गया, तो उसने ये बताया कि पीछे रॉ के जो ऑपरेटिव था विकास यादव के इंस्ट्रक्शंस पे वो उसको असैसिनेट कर रहे थे। तो विकास यादव अभी इंडिया में बैठा हुआ है, उसको इंडिया दे नहीं रहा है। और सिमिलरली जो अभी नतीश जो है, अब ये देखें गोल्डी कि बरार अमेरिका के एक अंदर, वो भी हाँ, गोल्डी बरार और वो लारस बिश्नोई दोनों मिले हुए मिले थे। हुए हैं, बिल्कुल। और ये नतीश जो है, आप देख लें कि ही वाज वन ऑफ द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। और वहां पे वो किडनैपिंग फॉर रैंसम, एक्सटॉर्शन और बहुत सारे मर्डर्स में इन्वॉल्व सही। था। वो पकड़ के उसके भी लिंक बनते हैं पीछे इंडियन पंजाब से, जहां से वो बेसिकली क्रिमिनल्स को हायर करके उनको यूज किया जाता है। सही तो इंडिया देखें जहां पे ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में रा के लिंक्स एस्टेब्लिश हुए हैं, और फिर आगे क्रिमिनल गैंग्स के लिंक्स एस्टेब्लिश हुए जिनको सो वो ऑब्वियसली यूज विद करते ऑल हैं। दिस, तो वो जो एक लार्जर ग्लोबल रोल इस वक्त सीख कर रहे हैं, वो तो उनको किसी सूरत मिलने वाला नहीं है। आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, आई एम सॉरी। ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग वर्ल्ड व्यू। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक से वापस आएंगे तो आप देख सकेंगे हमारा एडिटोरियल सादिया स्टेक। एक वक्त था जब जनूबी एशिया की सियासत का महवर नई दिल्ली को समझा जाता था। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव और भूटान जैसे ममालिक अपनी खारजा पॉलिसी में भारत के मुफादात को नज़रअंदाज करना आसान नहीं समझते थे। मगर आज खित्ते का मंजरनामा तेजी से बदल रहा है। सवाल ये है कि क्या वाकई भारत जनूबी एशिया में अपना असर और रसूख खो रहा है, या सिर्फ इलाकाई ताकत का तवाजुन तब्दील हो रहा है। मुतादिद बैनुल-अक़वामी तज्ज़ियाकारों का मौक़िफ़ है कि खित्ते के छोटे ममालिक अब पहले की निस्बत ज़्यादा खुद मुख्तार खारजा पॉलिसियाँ इख्तियार कर रहे हैं और चीन समेत दीगर शराकतदारों के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, जिससे भारत की रिवायती बालादस्ती को चैलेंज दरपेश है। बांग्लादेश की मिसाल लीजिए। शेख हसीना के बाद ढाका की खारजा पॉलिसी में नुमायां तब्दीलियां देखी जा रही हैं। चीन के साथ बढ़ते हुए रवाबित, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी और भारत से बाज़ मामलात पर इख्तलाफात ने इस तासुर को मजबूत किया है कि बांग्लादेश अब सिर्फ एक ही ताकत पर इन्हिसार नहीं करना चाहता। श्रीलंका भी इस तब्दीली की एक अहम मिसाल है। मौशी बहरान के बाद कोलंबो ने चीन, भारत और दीगर ममालिक के दरमियान तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश की है। अब श्रीलंका की तरजीह सिर्फ किसी एक मुल्क के असर में रहना नहीं, बल्कि अपनी कौमी ज़रूरियात के मुताबिक मुख्तलिफ शराकतदारों से फ़ायदा उठाना है। मालदीव में इंडिया आउट जैसे सियासी नारों ने भी नई दिल्ली के लिए खतरे की घंटी बजाई। यही वजह है कि भारत को अपनी इलाकाई हिकमत अमली पर नज़रसानी करना पड़ रही है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए भी एक मौका पैदा हुआ है। बरसों तक जनूबी एशिया की सियासत में पाकिस्तान को सिर्फ सिक्योरिटी के तनाजुर में देखा जाता रहा, लेकिन अगर इस्लामाबाद मौशी सफारतकारी, इलाकाई राब्तों, तिजारत और सरमायाकारी पर तवज्जो दे तो वो खुद को एक मुस्बत और जिम्मेदार इलाकाई शराकतदार के तौर पर पेश कर सकता है। कुछ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक जनूबी एशिया अब एक ऐसे मरहले में दाखिल हो रहा है जहां छोटे ममालिक अपनी खारजा पॉलिसी के फैसले ज़्यादा आज़ादाना अंदाज में कर रहे हैं और पाकिस्तान भी इस नई हकीकत से फ़ायदा उठा सकता है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी सफारती ताकत इसकी जोग्राफियाई अहमियत है। चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी सीपेक ने पाकिस्तान को खित्ते की तिजारत और राब्ताकारी में एक मुनफरिद मकाम दिया है। अगर इस मंसूबे को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाया जाए और इलाकाई ताउन को फ़रोग़ दिया जाए तो पाकिस्तान न सिर्फ अपनी मईशत को मजबूत बना सकता है, बल्कि जनूबी एशिया में अपना सफारती वज़न भी बढ़ा सकता है। इसी दौरान चीन, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ एक नए इक्तसादी राहदारी मंसूबे पर भी पेशरफ्त कर रहा है, जिससे खित्ते के स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन पर मज़ीद असर पड़ सकता है। असल तब्दीली ये है
कि जनूबी एशिया अब किसी एक ताकत के ज़ेर असर नहीं रहना चाहता। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और दीगर ममालिक अपनी कौमी तरजीहात के मुताबिक फैसले कर रहे हैं। इस नए माहौल में पाकिस्तान के लिए ये बेहतरीन मौका है कि वो मौशी ताउन, सफारतकारी और इलाकाई रवाबित को अपनी खारजा पॉलिसी का मरकज़ बनाए। अगर पाकिस्तान सियासी इस्तेहकाम, इक़्तिसादी इस्लाहात और मौसर सफारतकारी को यकजा करने में कामयाब हो जाता है तो बदलते हुए जनूबी एशिया में इसका किरदार पहले से कहीं ज़्यादा मौसर हो सकता है। आखिर में सवाल यही है कि क्या भारत जनूबी एशिया में अपना असर रसूख खो रहा है? तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जनूबी एशिया अब एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुका है जहां किसी एक मुल्क की इजारादारी कायम रखना पहले जैसा आसान नहीं रहा, और यही तब्दीली पाकिस्तान के लिए नए सफारती और मौशी इम्कानात पैदा कर सकती है। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.